छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। सिद्धू दिधानी जी का सवाल है, एंजल वन का फेब्रवरी फ्यूचर लिया हुआ है इन्होंने 2710 पर। अंशुल जी, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें अभी? रिपीट कर दिए। एंजल वन। एंजल वन कल बाई दिया था सर, 2700 रुपए में। लगभग टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। 2800 का टारगेट दिया था, 2808 का हाई बन चुका है, तो अभी टारगेट डन है। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मे बी यहाँ से थोड़ी सी 2754 तक आ सकती है। आई वुड सजेस्ट कि अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाँ, प्रॉफिट में है, 2710 का फ्यूचर लिया है। बुक कर लेना, 2800 में बुक कर लेना चाहिए, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। ठीक है। आज ये कॉल पुट के सवाल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं अभी इस समय पर? अच्छा, वरुण जी आए हुए थे ना, वरुण जी को देख के कॉल पुट लोग एकदम से पूछने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चिंतन जी का सवाल, रिलायंस में कॉल जाना चाहिए या पुट? रिलायंस में तेजी खेलें या मंदी, अंशुल जी? सर रिलायंस नो कमेंट्स, मेरे कॉल्स बिके हुए हैं। फ्यूचर बोल रहा हूँ, कैश में डिलीवरी रखी हुई है। ऑप्शंस बिके हुए हैं 1500, 1520, 1540। तो रिलायंस पे कोई कमेंट नहीं रहेगा। अच्छा। स्विगी, अली जेवा जी का सवाल है, 435 के लिए हुए हैं, इस काउंटर पर आपकी राय? सीजी पावर। नहीं नहीं, स्विगी। स्विगी। हाँ जी। स्विगी। स्विगी तो सर जब तक प्रॉफिटेबल नहीं आता, आई वुड नॉट लाइक टू ट्रेड इन स्विगी। हालांकि जो ऑल टाइम लो था 297, वहां से बाउंस बैक आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 355 खिंचा, तो जो ब्रेक डाउन पॉइंट था 377, वहां तक बाउंस बैक आ सकता है। जब तक प्रॉफिटेबल नहीं आ रही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा इस काउंटर में। ट्रांसलेट लाइटिंग 740 का लिया हुआ है, क्या एवरेज, क्या इसको एवरेज कर सकते हैं? फ्रांस रेल लाइटिंग गैप के साथ 500, देखिए बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था और फील्ड ब्रेकआउट था 806 पे। उसके लगभग सारे टारगेट 450 तक किए थे। एक आखिरी 394 का था, वो रह गया है। बाउंस बैक करना था 50 डे मूविंग एवरेज तक, उसके ऊपर एक्सटेंड कर रहा है, तो 607 रुपए तक जा सकता है। अब एवरेज नहीं करना चाहिए। गैप के साथ जब 524 निकला था तब एक अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि तब भी सवाल पूछते तो मैं मना ही कर देता। बट 606-95 तक बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है। रैलीज पे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए, अनलेस कोई बेसिंग आउट पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दे। फिलहाल तो ऐसे कोई भी सिग्नेचर नहीं है। एलिस जी का सवाल है, हिम्मत सिंह का सी डे 100, इन्होंने आपका व्यू जानना चाहती हैं, क्या स्टॉप लॉस 119 ठीक रहेगा? किस सर स्टॉक का नाम? हिम्मत सिंह का सी डे। HSCL। नहीं, मादरी स्पेशलिटी है। नहीं नहीं नहीं, HSCL नहीं, हिम्मत सिंह का सी डे। अंजुल भाई, ये अच्छा। टेक्सटाइल की कंपनी है। सर गैप फिल करने आ रहा है नीचे। ये जो 3 फरवरी को गैप आया था, उसी को फिल करने 114, 109 की रेंज तक आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे एक रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है नॉन स्टॉप। अगर पिछली बार देखें तो 12 हफ्ते में 53% करेक्ट हुआ था, बाउंस बैक देने के बाद। टोटल 58 हफ्ते में देखें तो 59% का करेक्शन है। बाउंस बैक ये गैप फिल करने के बाद 128, 130 तक जा सकता है। बाइंग के सिग्नेचर तब बनेंगे जब कोई बुलिश एविडेंस बनेगा 109, 114 की जोन में। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें, लोहित चोपड़ा जी का सुपर चैट पर, जाइडस लाइफ साइंस, इस पर आपकी राय? देखिए जाइडस लाइफ में आज ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होता है तो मान के चलिए कि 860 रुपए के नीचे भी आ सकता है। 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज कंप्लीटली रिजेक्टेड है। कल ट्रैप आउट कैंडल बनी है, आज ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है। कंफर्मेशन ऑलरेडी है ही, लेकिन कंफर्मेशन 884 के नीचे बनेगा। 884 टूटने के बाद 786 का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। आबिद भाई का सवाल है, अनूप इंजीनियरिंग, इनके पास 1850 रुपए के शेयर हैं, सुपर चैट पर सवाल है इनका भी। अंशुल जी, इस पर आपकी राय? चलो मैं स्टॉक का नाम मिस करिए जी जी। अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग। अनूप इंजीनियरिंग 2206 तक पुल बैक आना था, 2206 तक पुल बैक आ चुका है। यही प्रीवियस ब्रेकडाउन पॉइंट भी था। तो 2206 के ऊपर अगर डिसाइसिवली 2-3 दिन क्लोज करता है तो फिर बाउंस बैक 2576 तक एक्सटेंड करेगा। फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास है, तो थोड़ा सा अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश बाइंग की अभी कोशिश मत कीजिए। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं विकास अग्रवाल जी, ये बोल रहे हैं अंशुल सर, विवेक जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार विकास जी। आई एम इन्वेस्टर, क्या प्रिज्म, जॉनसन और टाटा टेक में एवरेज करूं फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स? अगर इन्वेस्टर है, 3 साल का समय है, तो यस, दोनों में? दोनों में करना चाहिए सर। प्रिज्म जॉनसन मैं तो 130 के ऊपर ब्रेकआउट बाई करने की मूड में हूं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेके छोड़ दीजिए। और टाटा टेक में? टाटा टेक में भी कर लेना चाहिए। 593 ऑड लेवल थे। 629 प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर 629 प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो 589 तक आएगा। जोन में एवरेज करना चाहिए। अच्छा, इसमें डिस्क्लेमर भी होगा ना अंशुल जी आपका कि इसमें आपकी होल्डिंग होगी ना? और माय बैड, हाँ, इसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग है सर, तो कोई कमेंट नहीं रहेगा। आई टेक बैक माय वर्ड्स, जो एवरेज की सलाह दी थी। अच्छा, ठीक है। और एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मुझसे ज्यादा डिस्क्लेमर आप लोग को याद हो गए हैं। नहीं, मुझे आपने एक्चुअली बताया था कि टाटा टेक में आपकी होल्डिंग है, तो आपने कई बार बताया, तो मुझे लगा कि आपको मैं रिमाइंड करा दूं। बहुत जरूरी भी है। आपकी बड़ी होल्डिंग है ना, तो इसलिए अंशुल थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है टाटा टेक में। और अदानी ग्रीन में, रिलायंस में आपने बता रखा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए भूल जाते हैं हमारे अगर एनालिस्ट, तो बता दें, उन्हें याद दिला दें। आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल हमें मिला है आलोक इंडस्ट्रीज़ पर, नैन्सी जी का। 16 रुपये पर लिया हुआ है उन्होंने, और ABDL 500 रुपये पर लिए हुए हैं। इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहती हैं। ये बोल रही हैं कि मैं आई एम स्टक इन द मिडिल, तो एग्जिट कहाँ लूँ, शॉर्ट टर्म व्यू चाहती हैं। तो देखिए, आलोक इंडस्ट्री नहीं चला, बाकी दोनों चल गए। ABFRL हमने डिस्कस किया था, 62.5 से 73.5 आ गया ट्रेड डील के बाद। और आलोक इंडस्ट्री, और दूसरा था ट्राइडेंट, उसने भी 29.77 का टारगेट किया। आलोक इंडस्ट्री नहीं चला, तो मतलब अंबानी जी के अनाथ बच्चे हैं, जब तक अंबानी जी वापस से घर के अंदर नहीं करते हैं तब तक थोड़ा चलना मुश्किल है। डेली पे 10, 20, 50 रिवर्स कर लिए हैं। वीकली पे अभी 10 और 20 के बीच में जाके अटका है, तो और 3-4 महीने इसको लगा सकते हैं। लेकिन 14-14.50 जिस हिसाब से होल्ड हुआ है, ये बहुत पॉजिटिव सिग्नेचर है। डिप्स पे 14, 14.5 की रेंज में ऐड करना है। ऊपर में जाके अटकता है 17 से 18 के बीच में, चाहे तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 18 के ब्रेकआउट पे री एंटर कर सकते हैं। अगर मैनेज कर सकते हैं पोजीशन तो ठीक है, नहीं मैनेज कर सकते हैं तो शांति से लेके छोड़ दीजिए। उसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ABDL में फिलहाल 6 दिन की टाइट रेंज है। 518 का ब्रेकआउट बनता है तो 564 तक खिंच सकते हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर इटर्नल पर। यहाँ पर आपकी राय? सर, एटर्नल एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, लेकिन डिसाइसिवली ट्रेंड नहीं बना पा रहा है। आज 3 दिन की इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट ऊपर में 305 रुपए है, लगभग वहीं पे खड़ा है। रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश ट्रेड के लिए मैच नहीं करता। 305 निकला है तो 325 तक जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेडेबल काउंटर नहीं है अगर आप ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली ऑप्शंस के थ्रू, तो बहुत खराब काउंटर है। फ्यूचर में तो भी दिक्कत है, डिलीवरी इधर उधर आप लेके ट्राई कर सकते हैं, बट ट्रेडेबल काउंटर नहीं है। जब से पीक आउट हुआ है 350 पे और 256 तक नीचे आना था, आया है, उसके बाद की बाउंस बैक है। नॉट अ वेरी गुड ट्रेडेबल काउंटर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जोगेश्वर जी, ये बोल रहे हैं कि विवेक जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स द इन्होंने थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है। रिपरकशन ऑफ कमेंट्स बाय फॉरेन सेक्रेटरी। यस सर, बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि फॉरेन सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपने राष्ट्र हित में ही एनर्जी की बाइंग करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज ट्रेड डील को लेकर थोड़ा लोगों में डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप भड़क ना जाएं। उसकी वजह से टेक्सटाइल शेयर भी गिरे हुए हैं, सारे काउंटर 4-4, 5-5% गिरे हुए हैं। तो ये एक थोड़ा सा बिल्कुल सर इम्पैक्ट है। अब टेक्सटाइल शेयरों में अंशुल भाई, आज आप चूंकि वेल्सपन इंडिया काफ़ी देखते हो, वेल्सपन लिविंग जो अब काउंटर है, इस काउंटर पर कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या आपको? तो देखिए, फूफा फिर नाराज हुआ है तो घोड़ी फिर रुक गई है। वेल्सपन लिविंग का वही है। फूफा जी फिर नाराज हो गए हैं तो घोड़ी फिर अटक गई है। मतलब डीजे वाले ने जैसे ही
बटन दबाया, डीजे बजना चालू हुआ, फिर घोड़ी रुक गई। तो समय है। और फूफा जी ना, ये देखिए, इसके साथ जीना सीख लीजिए। अब बुआ की शादी हो ही गई है, तलाक हो नहीं सकता। इंडिया में तलाक वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और ऊपर से तीन तीन बुआ है अपनी तो कितना ही क्या आप मैनेज करोगे? तो उनको तो रोज ही नाराज होना है। अभी कौन से देश पे, मैं फिर नाम भूल गया, ट्रेड डील करने के बाद फिर 25% उन पे टैरिफ लगा दिया। तो मतलब उनका कोई अंत नहीं है। आपको ये 3 साल और अभी झेलना है, एंड मेक, मतलब 99% आई एम श्योर अमेरिका के लिए दिस इज न्यू नॉर्मल। माई वे और हाईवे वाले उस सिस्टम को जो चालू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये अगले राष्ट्रपति भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे तो उनको कमजोर राष्ट्रपति समझा जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने आप को दिखाएंगे कि देखो मैं कितना मजबूत था। दिस विल नाउ बी न्यू नॉर्मल। वेल्सपन लिविंग अभी भी रेंज में है 109, 152, 74 के। ट्रेड डील जिस दिन अनाउंस हुआ था, गैप अप हुआ था, उस दिन हम रेंज के अपर एंड पे आए थे, बट ब्रेकआउट नहीं मिला। अच्छी चीज ये है कि बाकी की तरह गिव अप नहीं कर रहा है, साइडवेज खड़ा है। नई तेजी 152, 74 के ऊपर बनेगी। 152, 74 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आए, वैसे ही लॉन्ग कर लेना चाहिए, आपको बढ़िया अपसाइड मिल जाएगी। उसके पहले तक होल्ड योर हॉर्सेस, नहीं तो फिर वही होगा, आप रेंज में फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, वो चलेगा नहीं, सवाल पूछते रहेंगे। तो बेटर है रेंज ब्रेकआउट पे एक छोटे स्टॉप लॉस से ले लीजिएगा, रेंज ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल हमें मिला है सुशील जी का, ये बोल रहे हैं सर, थैंक यू अंशुल जी, प्रॉफिट बुक्ड इन जीएमडीसी एट 623, इन्फोबीन करीब 940 पर, लॉयड्स एंटरप्राइजेस पर एंट्री लिए इन्होंने 60 रुपये 20 पैसे पर, टारगेट 70 रुपये 58 पैसे। ये आपने दिया क्या लॉयड्स एंटरप्राइजेस और एम फाइनेंशियल? इन्होंने सर 375 पर एंट्री फाइनेंशियल की है, तो 408 का टारगेट पूछ रहे हैं ये। एम फाइनेंशियल तो बहुत समय से इन्वेस्टमेंट के लिए दिया हुआ है, तो मेरे को याद है। जीएमडीसी मेरे को याद है। लॉयड मेटल मेरे को नहीं याद है कि मैंने दिया, मैंने बाई तो कभी नहीं दिया होगा। लॉयड मेटल कुछ नहीं, लॉयड एंटरप्राइजेस, ये जो साठ भी रुपए वाला। लॉयड की कोई भी कंपनी मैंने चल के सामने से बाई नहीं दी है। ओके। कोई सवाल के जवाब में बता दिया हो तो अलग बात है, बट लॉयड्स कोई भी चीज मैं ट्रैक नहीं करता हूं, ना मेरी लिस्ट में आ रहे हैं बहुत जल्दी से। बट हाँ, अगर आपने लिया है तो एक बार होल्ड करके चलिए, अभी और थोड़ी सी अपसाइड दिख रही है। स्केल कर लीजिए, 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 50% होल्ड कर लीजिए। अगर 64 निकला तो फिर 72 रुपए, 64 निकला तो आपको एक बार 68 रुपए 75 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं। 50% प्रॉफिट बुक करके 50% होल्ड करना चाहिए। बाकी जीएमडीसी में ख्याल से आई वुड बिलीव कि गलत निकल गए हैं। हालांकि वो 618 के पास स्ट्रगल जरूर कर रहा है, डिसाइसिवली नहीं क्लोज कर पा रहा है, बट इवेंचुअली ऑलमोस्ट आप इसका चार्ट खोल लीजिए, चाहे वेल्सपन लिविंग का चार्ट खोल लीजिए, सेम ही रेंज बनी हुई है, सेम प्राइस एक्शन है, सेम पैटर्न चल रहा है। उसमें भी 152 75 का ब्रेकआउट बनेगा, इसमें 618 के पास फ्लर्ट कर रहा है। इवेंचुअली ब्रेकआउट लेगा और 700 प्लस के टारगेट मिलेंगे। तो अगर बुक कर लिया है तो डिप्स पे ऐड कीजिए, नहीं किया है तो होल्ड कीजिए। लेने की सोच रहे हैं तो आई वुड वेट, मैं किसी दिन डिसाइसिवली एक मूव आना स्टार्ट करे ओपन लो और वॉल्यूम के साथ, वो वाले दिन का वेट कर रहा हूं। वैसा वाला जिस दिन बनेगा उस दिन हम भर भर के इसमें बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे। तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है। एक काउंटर और है रैमको सिस्टम, इसमें इन्होंने 527 पर एंट्री ली है, टारगेट 580 का सोच रहे हैं। ठीक है। रैम्को सिस्टम, हाँ, नीचे से ठीक मूव आई है। 3 दिन की टाइट रेंज कंसोलिडेशन है, आज ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ बेरिश एफईजी के अंदर है। 553 के ऊपर बेरिश एफईजी फेल होगा, और जैसे ही फेल होगा 617 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बाई नहीं दिया है, आपके सवाल पे मैंने जवाब दिया है। वो कल को ये मत बोलिएगा मैंने बाई दिया है। मैं बाई बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस में देता हूं जो इसमें मैच नहीं कर रही हैं। पैटर्न अच्छा बना हुआ है, ओपन लो के साथ 10-20 मूविंग एवरेज से चला है। मोमेंटम 617 तक बन सकता है, बट सब्जेक्ट टू 552-75, ये एफवीजी का अपर एंड है। ये निकलते ही से आपका खुल जाएगा अगला एफवीजी, जिसका हाई है, मतलब लोअर एंड है 619 रुपए 80 पैसे। तो 619 रुपए 80 पैसे तक की अप मूव बन सकती है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर कैस्ट्रॉल पर, शेख साहब का, ये बोल रहे हैं सर 188 रुपये का लिया हुआ है, 1 साल का व्यू है, क्या करना है इस काउंटर पर?
सर कैस्ट्रॉल देखिए साइडवेज काइंड ऑफ काउंटर है, और बल्कि डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। एक बड़ी वॉल्यूम बेस्ड कैंडल 22 दिसंबर को आई थी, उसका भी लो ऑलमोस्ट टूटते टूटते बचा 182 पे। वीक बाउंस है, 10 20 50 डेली वीकली दोनों पे कंप्लीटली नीचे है। मेरे को नहीं पसंद है काउंटर। अगर आया भी तो 195 198 तक बाउंस बैक आ सकता है, बट इवेंचुअली 158 रुपए तक की डाउनसाइड दिख रही है, तो मैं इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। सेलिंग इसमें 182 180 की जोन टूटने के बाद बनेगी। क्या बोलूं, फोन कट गया। ठीक है। एक दर्शक हैं हमारे साथ, राजन जी, इनका सवाल है पीसीजे पर। पीसीजे पर आपका व्यू? सर पीसीजे में अगेन मंथली चार्ट पे 5-6 महीने हो गया कंसोलिडेट करते हुए, और 10-50 प्रोटेक्ट हो रहा है, और इसमें कम से कम 5-6 कैंडल लगनी चाहिए पूरा बेस बनने में। 5-6 महीने में तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये बेस जैसा मैं चाह रहा था वैसा डेवलप हो रहा है, अगर अगले 6 महीने जैसे मैं चाह रहा हूं वैसा ही डेवलप होता रहा, तो ब्रेकआउट पे बाई प्ले करूंगा। 19.5 से 20 रुपए का टारगेट। आपने इस पे स्टॉक एक्सरे भी किया था, तब भी हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल सुधर रहे हैं, डेप्ट फ्री हो रही, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट अगर आप समय नहीं देंगे तो मतलब 9 महीना लगता ही है विकास होने में, तो उतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीना और लगेगा। पैटर्न बढ़िया डेवलप हो रहा है, डेवलप होने का पेशेंस रखिए, ब्रेकआउट आने का वेट कीजिए, उसके बाद 19.5 रुपए आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा अंशुल जी, स्टॉक का विकास भी 9 महीने में ही होता है? नहीं मतलब वो एग्जाम्पल था सर। अच्छा। मतलब ये है कि भाई 9 महीना लगेगा ही, 9 अड़ते लगा के 1 महीने में नहीं काम होगा ना, तो समय तो जो लगना है वो लगेगा ही। अच्छा, नहीं आपने बोला तो मैंने इसलिए केवल पूछा, नहीं जानकारी नहीं, लेने के लिए। हमारे इधर वाइस प्रेसिडेंट आईटी एक वो बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता है, 9 अड़ते लगा के 1 महीने में नहीं किया जा सकता है। हर चीज को अपना समय लगता है, अगर आप समय नहीं देंगे तो दिक्कत में हमेशा बने रहेंगे। तो वही चीज स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल है। अगर आप पैटर्न कंप्लीट होने का वेट नहीं कर सकते हैं तो आप ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, आप ही लिक्विडिटी देंगे, आप ही जेन स्ट्रीट को 45,000 करोड़ रुपए देंगे। और अगर आपके पास पेशेंस है तो जो 45,000 करोड़ जा रहा है जेन स्ट्रीट को इम्पेशेंट लोगों से, उसमें से कुछ चिल्लर आपकी झोली में भी गिर जाएगी। तो बॉटम लाइन वही है, वेट वेट वेट। आप इंतजार कीजिए, हार नहीं। जैसे एसएमसी अगर कोई पढ़ता है, स्मार्ट मनी, एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक्स, या आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हो, आईसीटी या एसएमटी, इस कॉन्सेप्ट में ये नहीं बताया जाता है कि कब ट्रेड लेना, मतलब किस पोजीशन पे ट्रेड लेना है। अगर बुलिश सेटअप बना है तो सपोर्ट पे ट्रेड लेने वो मना कभी नहीं बोलते। वो हमेशा ये बोलते हैं कि ऊपर के रेजिस्टेंस क्या क्या है उनको मार्क करो, एलिमिनेट होने का वेट करो। जब रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो जाए सारे और कोई रेजिस्टेंस ना बचे तो उसको कहते हैं वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो वो कभी भी सपोर्ट पे या बाइंग एरिया पे बाई नहीं करते, वो पहले बाई एरिया आने का वेट करते हैं, वहां से बुलिश रिएक्शन देखते हैं, सारे रेजिस्टेंसेस मिटिगेट होने का वेट करते हैं, उसके बाद उनको छोटा टारगेट मिलता है। मतलब जैसे आप पकड़िए पीसीजे में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीसी ज्वेलर्स में आप आओ वीकली चार्ट पे। आप जैसे स्क्रीन वीकली, शेयर कर दो ना अंशुल जी, स्क्रीन शेयर कर दो, वो स्क्रीन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। पीसीआर टीम जरा स्क्रीन शेयर करा दीजिएगा। अंशुल जी की जो स्क्रीन है वो, अच्छा अंशुल जी, मैंने स्क्रीन शेयर की है सर, अगर दिखे तो ठीक बताइए। है, बिल्कुल आ गई। वैसे पीसीजे में अंशुल जी, मैं इस बार का भी अपडेट दे दूं, रिजल्ट इस बार भी ठीक आ गए हैं कंपनी के, और बढ़िया रिजल्ट आए हैं, मतलब अगर आप देखोगे, पर काउंटर वही है, वो 10 रुपए की, 10 से 11 रुपए की रेंज में। सर आप देखो मतलब आप फंडामेंटल्स ट्रैक करते हो, इसलिए मेरे लिए ये कहना आसान है कि फंडामेंटल चाहे कुछ हो, चीजें टेक्निकली चलती हैं, बट इट इज ऑलवेज अ ब्लेंड ऑफ थिंग्स। जब तक वो सारी चीजें एक साथ ब्लेंड ना हो जाए तब तक स्टॉक नहीं चलता है। पीसीजे क्यों नहीं चला? ये जो ब्रेकआउट आया था, आप यहां से देखो, मंथली चार्ट में बड़ा कर देता हूं, हमेशा मंथली से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद डेली वीकली पे आया जाता है। आप देखो ये पूरा जो ये ब्रेकआउट बना था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट बना 10.58 का, हम डिस्कस भी किए थे कि अगर ये इस कैंडल को फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो बढ़िया तेजी बनेगी, लेकिन तेजी क्यों नहीं बन पाई? धीरे धीरे
आप यहां से देखो, अच्छा, इसको बार रिप्ले करना पड़ेगा मेरे को। अनमिटिगेटेड लेवल्स पड़े हुए थे डेली और वीकली पे। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेली वीकली और सारे हर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, बट यहाँ पे आप देखो ये अनमिटिगेटेड ग्रीन बॉक्स जो दिख रहा है ना, ये अनमिटिगेटेड लेवल पड़ा हुआ था, ये बड़ा वाला नीचे भी छूटा हुआ था। तो एटलीस्ट दो छोड़ के तो निकलना बहुत मुश्किल है कि चीजें चलती हुई निकल जाएं। तो आगे चलते हुए क्या हुआ, तीसरा भी फॉर्म होने की कोशिश हुई। अब हो गए कितना, वीकली जब बन रहा है तीसरा फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अब देखो अब तीन रह गया। तो अब जब तक एटलीस्ट दो मिटिगेट नहीं होते हैं तब तक इस चीज में अपसाइड बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप देखो ये पहला मिटिगेट करने आया, अभी कोई बेरिश नहीं फॉर्म हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। ये दूसरा मिटिगेट हो गया, अब तीसरा शायद करे शायद ना करे। करे तो कोई एक आध दिन रिजल्ट खराब दे दे या कोई ऐसी खराब न्यूज आ जाए जिसमें फ्लैश क्रैश आ जाए, तो फ्लैश क्रैश में इसको भी भर देगा। तो फिर नीचे के लिए कुछ भी बचा नहीं, जिसको फिल करने आप नीचे जाओ ऐसा कुछ बचा नहीं। एक ही आखिरी चीज ये बची है, 834 प्रिसाइज लेवल क्या है, प्रिसाइज लेवल है 826 का। एक ही चीज बची है, कोई एक फ्लैश क्रैश आ जाए 826 तक, ये भी लास्ट अनमिटिगेटेड लेवल खत्म हो जाए तो फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन होने लगेगा। और मैं बार बार बोलता हूं, ब्रेकआउट अगर फेल होता भी है, ये जैसे ये बना, ये यहां ब्रेकआउट बना, रीटेस्ट पे नहीं चला, तो ये पहले लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, फिर आके यहीं हायर लो बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये एक फ्लैश क्रैश में अगर इस ग्रीन बॉक्स को भर दे, मिटिगेट कर दे 826 के नीचे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अब नीचे कोई अनमिटिगेटेड लेवल नहीं है। ये भी मिटिगेटेड है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यहां भी मिटिगेटेड है, सिर्फ ये लेवल रह गया है। तो अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में क्या है, अगर ये एक छोटा खत्म हो जाए तो फिर ऊपर में कहा है 26 रुपए पे अनमिटिगेटेड है, फिर कहा है 38 रुपए पे अनमिटिगेटेड है। तो होना क्या चाहिए आइडियली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइमिंग का वेट कीजिए, 6 महीने इंतजार कर लीजिए। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा, एक आध फ्लैश क्रैश ऐसे देगा, फिर ऊपर आके इस पे हायर लो बनाएगा। जब ये हो जाएगा तो फिर बचता क्या है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर दो बचे हैं 28 के आसपास प्रिसाइसली, 26 रुपए 26 पैसे के पास एक बचा है, और दूसरा 37 रुपए 94 पैसे के पास बचा है। तो ये होने लगेगा यही चीज। फिर आप यस बैंक में देख लो, धीरे धीरे में यस बैंक में क्यों बुलिश होने लगा, आइडियली इसके अंदर ही पूरा काम चल रहा है। ये बड़ी कैंडल देख रहे हो, हाई लो, इसके अंदर ही पूरा काम चल रहा है। फिर थोड़ा और ध्यान से देखो तो ये वाली कैंडल के अंदर ही पूरा काम चल रहा है, यानी कैंडल विद इन कैंडल। एक मिनट में ये छुपा देता हूं मूविंग एवरेज, ताकि आपको और क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाए। अब देख रहे हो ये बड़ी कैंडल थी, ये बड़ी कैंडल, इसके अंदर ही पूरा काम चल रहा है, इस वाली बड़ी कैंडल के अंदर। और ध्यान से देखो तो इस छोटी कैंडल के अंदर पूरा काम चल रहा है। यहां पे दो बार इसका लो स्वीप किया, कैंडल हाई आया, ब्रेकआउट देने की जगह हाई स्वीप किया, लेकिन नया लो बनने की जगह क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी लेवल्स लेके क्लोजिंग बेसिस वाली ये हायर लो बनाने लगा। तो पहला लेवल है 24, जो बार बार मैं बोलता हूँ 24 निकले यस बैंक, तो आएगा पहला टारगेट आपका ये अपर एंड ऑफ द कैंडल 28-35। और बड़ी वाली एकदम जो फटने वाली मूव है वो तब बनेगी जब हम कुछ इस तरीके से आके 28 के ऊपर ऐसा हायर लो बनाने लगेंगे, तब ये यहां तक चलेगा। अब इसमें एक चीज जो बहुत अच्छी है वो ये है कि आपको इस पूरे लेवल में जो भी लेवल्स अनमिटिगेटेड रह गए थे, ये वाला एक रह गया, ये सारे फील्ड है, अब रह गए ये ग्रीन बॉक्सेस, कहां से 94 रुपए तक कुछ भी नहीं है, और इस बड़ी कैंडल का हाई कितना है 87। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ, मैं यस बैंक आप हमेशा पूछते हैं, मना कर देता हूं मेरे को, क्यों, क्योंकि ये लेवल चाहिए मेरे को। ये जैसे ही इस कैंडल का हाई क्रॉस 28-35 का हाई क्रॉस होके क्लोज करे, मंथली पे कितनी इनसाइड बार हो गई है, मंथली पे ऑलरेडी अगर करंट मंथ भी मिला लें तो ये इनसाइड बार की फॉर्मेशन हो चुकी है 67 बार की इनसाइड बार फॉर्मेशन हो गई है। अब आप बोलोगे 67 बार मतलब इतना इतना क्यों कॉन्फिडेंस है, मैं आपको 5-6 बार का ही इनसाइड बार की फॉर्मेशन दिखा देता हूं। ये तो मंथली पे है, मैं वीकली पे दिखा देता हूं। वीकली पे ये कितनी बार की फॉर्मेशन है, वीकली पे ये थी केवल 8 बार की वीकली इनसाइड बार फॉर्मेशन थी। जब स्टॉक फटा तो कितना फटा, अगले 8 हफ्ते में 195% फटा। तो इसलिए मेरे को यस बैंक मेरे को बहुत पसंद है। आप अभी पूछोगे तो यस बैंक से खराब कोई स्टॉक मेरे पास नहीं है।
₹28.20 के ऊपर हायर लो जैसे ही ये बन जाए, इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए, उसके बाद यस बैंक से अच्छा कोई काउंटर मेरे पास नहीं होगा। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मेरे को पसंद है या ना पसंद है, इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अब आईओसी आप में से 128 से पूछते, मेरे को बहुत पसंद था। अब आ गया कहाँ पे, नेकलाइन पे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे वीकली चार्ट पे ये क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि ये वर्टिकल अप मूव आई है, तो वीकली चार्ट पे कुछ इस तरीके से इसको हैंडल बना के फिर चलना चाहिए। तो अभी आप में से आईओसी पूछो, मैं यही बोलूंगा थोड़ा सा रुक जाओ, अभी इसको कंप्लीट होने दो, इस टाइप का पैटर्न बनाने दो, साइडवेज बनेगा या कुछ बनेगा तब नई तेजी आएगी। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। जिस समय जो चीज सही है, पैटर्न बन रहा है, उस समय वही चीज सही है। बिल्कुल ठीक है। तो अंशुल भाई ने आज डिटेल में एक चीज़ तो बता दी कि यहाँ पर किस तरह से आपको ये पैटर्न रीड करने हैं। अच्छा लगा अंशुल भाई, ये थोड़ा सा आज ऐसी छोटी छोटी क्लासेस देते रहा करो। और पीसीजे और यस बैंक जो लोग हैं, जो दर्शक हैं इन दोनों शेयरों में, उनके लिए थोड़ी सी एक अच्छी क्लास मिल गई है। अंशुल भाई, एक दो काउंटर और हैं, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और बालू फोर्ज, इन दोनों पर आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या इनमें एवरेज कर सकते हैं? सुनीता चतुर्वेदी जी हैं, श्नाइडर 893 के लिए और बालू फोर्ज 654 के। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, श्नाइडर और बालू फोर्ज। तो ये बालू फोर्ज में अगेन 428 का लेवल स्वीप हुआ है, तो ₹560 तक की अपसाइड बन सकती है। 505 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। 2-4-5 दिन, क्योंकि वर्टिकल अप मूव है, तो 2-4-5 दिन यहाँ पे अटक सकता है, क्योंकि वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है। बट इवेंचुअली ये 50 वीक मूविंग एवरेज 578 580 की जोन पे है, वहां तक आराम से जा सकता है। तो स्टॉक ठीक लग रहा है, इमीडिएट बाई नहीं बन रहा है। 4-5 दिन की टाइट रेंज बन के स्टॉप लॉस छोटा होता है तो बाई बनेगा। श्नाइडर इलेक्ट्रिक भी ऊपर एक गैप छूटा हुआ है 843 के आसपास, उसी गैप को फिल करने के लिए जा रहा है, तो तेजी लग रही है। गैप फिल करने के लिए 840 835 840 की जोन तक जा सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है शेख साहब का, माफ़ कीजिएगा, शेख साहब का तो सवाल हम ले चुके हैं। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी पर। पेट्रोनेट एलएनजी पर आपकी राय अंशुल जी? सर लग तो ठीक रहा है पेट्रोनेट एलएनजी, जिस हिसाब से रिवर्सल आया है, बट आई वुड स्टिल वेट। एक बार ऊपर में रेजिस्टेंस है ₹305 के आसपास, और उसके ऊपर 315, यहां तक तो पहुंच जाएगा। इस जोन में मैं रिव्यू करूंगा, अगर वहां पे कुछ दिक्कत हुई तो फिर अवॉइड रहेगा, और उस जोन के ऊपर वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया तब तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अदानी पोर्ट और नायका लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लगना है? नाइका ने तो ऑलमोस्ट अपना आईपीओ बेस रीटेस्ट कर लिया और वापस से अपमूव देना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो 23 हफ्ते ये कंसोलिडेट किया और एक ही हफ्ते में पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। वापस से वही 315 का पहला टारगेट है, 315 आएगा तब रिव्यू करेंगे। और आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट तो ऑल टाइम हाई है 428। मिडवे 315 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 315 पे रिव्यू करेंगे। अदानी पोर्ट अच्छी जगह आके खड़ा है, 7 हफ्ते में 17% करेक्ट किया, एक ही हफ्ते में पूरा रिवर्सल। इसीलिए अदानी स्टॉक्स में अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो ही ट्रेड कीजिए। 7 हफ्ते में धीरे धीरे नीचे आया, एक ही हफ्ते में वर्टिकल रिकवरी। अब 1600 के ऊपर टिकता है तो ₹2000 आराम से निकल जाएगा, बट टू वोलेटाइल टू हैंडल, इसलिए अगर थोड़ा सा नहीं हैंडल कर पाते हैं तो अदानी स्टॉक से दूर रहिए। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर मोहम्मद रफीक साहब का, जीएनएफसी, ये पूछ रहे हैं क्या सर इसमें फ्रेश एंट्री बनती है? एक छोटे से ट्रेड 507 तक के लिए तो बनती है, उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं बन रहा है। ओके। शैले होटल 870 की बाइंग है। हर्षित मंगल जी का सवाल है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें? तो शैले होटल में एक बड़ी रेंज की कैंडल बनी थी 28 जुलाई को, जिसका हाई 1080, लो 948 था। लो को स्वीप करके ऊपर आया है, वही जो पैटर्न हमने पीसीजे में डिस्कस किया कि बॉक्स लो तोड़ के बॉक्स के ऊपर आके होल्ड कर रहा है। इसको 3 से 4 हफ्ते का समय दीजिए, अगर ये इसी जोन में होल्ड करता रहता है 848, तो फिर 1080 वापस खुल जाएगा।
भारती देवी जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, बोल रही हैं टीएमपीवी सर, टाटा मोटर्स पीवी 452 रुपए का लिया हुआ है, 1 साल का टारगेट क्या रखना चाहिए इस पर? 387 पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, वहां पे जाके मैं रिव्यू करूंगा। 378 से रिवर्स होना था, नहीं हुआ, तो 387 तक जा सकता है। 387 पे फिर रिव्यू करेंगे, वो मेक और ब्रेक है। अगर वहां से नहीं पलटा तो फिर स्ट्रक्चर रिवर्स कर लेगा, वहां से पलटा तो 320 का टारगेट खुल जाएगा। ऑलरेडी 330 के आसपास, 34 के आसपास का लो बन चुका है, तो मैं बहुत अब 320 के फेवर में नहीं हूं, बट 387 निकलना जरूरी है, तब स्ट्रक्चर रिवर्स होगा। नेटवर्क 18, इस पर आपका व्यू, क्योंकि इसमें 49 रुपए पर हमारे एक दर्शक ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। सर देखिए, नेटवर्क 18 में भी वही है, जब तक 49 का लेवल रिक्लेम नहीं होता है तब तक नेटवर्क 18 में वीकनेस बनी ही रहेगी। और नेटवर्क 18 की तो अपनी ही दिक्कतें हैं, आपको तो पता ही है कि नेटवर्क 18 की करेक्शन जो आया था वीकली चार्ट पे 29 हफ्ते में 46% का करेक्शन है, ये एकदम रीसेंट। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो 107 हफ्ते में 74% का करेक्शन है, और उसके पहले जाएं तो लगभग 2008 से नीचे ही नीचे, 540 से नीचे नीचे जा रहा है। तो इनकी अपनी ही दिक्कतें हैं, कहीं ना कहीं अब रिवर्स होते हुए जरूर दिख रहा है। 10 वीक मूविंग एवरेज 41 पे अटका है। ठीक ठाक अगर काम कर लेते हैं 41 42 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में बाउंस बैक 47.7 और 50.43 तक बनेगा। तो 1 से 2 हफ्ते समय दीजिए, 2 हफ्ते बाद आके वापस से सवाल पूछिए। अगर ठीक ठाक काम कर लिए तो इनका दिन फिरने के समय आ गए हैं। ठीक है, चलिए, नेटवर्क 18 के दिन फिरने के दिन समय आ गया। वैसे इस बार के जो रिजल्ट्स आए थे अंशुल भाई, वो ठीक थे, मतलब वो देखने से खराब लग रहे थे, लेकिन उसमें इंटरनल एडजस्टमेंट इतनी ज़्यादा थी नेटवर्क 18 के रिजल्ट्स में कि वो उतने अच्छे दिखे नहीं जितने की स्ट्रीट चाह रही थी। आप जो हंस रहे हो उसके पीछे कोई खास कारण अंशुल जी? नहीं सर, अभी ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है और फोन पे चॉकलेट की बातें हो रही हैं जो सुनाई दे गई मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप तो नहीं, मतलब आप तो घर ही जाओगे ना चॉकलेट हम लेके? और सुबह झाड़ू पोछा करके आए हैं, शाम को जाए कपड़े धोएंगे। अच्छा, टीएमडी फास्टर के नाम से एक आईडी है जो कि सुपर चैट पर सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक कर लिया है, अब री एंट्री कहाँ पर कर सकते हैं टाटा स्टील में? आज अच्छा चला है टाटा स्टील, टॉप गेनर्स है। टाटा स्टील सुबह बाई भी दिया था सर, 205 रुपए पे, 211-12 तक गया था, 220 तक जाते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील थोड़ा सा देखिए, अब यहीं पे दिक्कत कई बार, अब इसको दिक्कत नहीं कहूंगा, मार्केट सेंटीमेंट कहूंगा। जब एकदम से फ्री फॉल आने लगी मेटल्स पे, तो बाकी स्टॉक तो हमने एग्जिट कराए थे, वो नीचे भी आ गए। टाटा स्टील भी हमने घबराहट में, वही गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात थी, वो भी एग्जिट करा दिया था, लेकिन टाटा स्टील नहीं पलटा। टाटा स्टील अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। तो मेटल इंडेक्स में कंसोलिडेशन है, थोड़ी सी और पुल बैक बची है। जब वो कंप्लीट होगी तो टाटा स्टील वापस से, चूंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अगली रैली में टाटा स्टील बड़ा विनर रहेगा। ऑन द डिप्स वापस से ऐड करना है, बुक कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नया खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा मेटल इंडेक्स की कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए। हल्का सा महंगा मिलेगा, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ प्रूव रहेगी, तो अपसाइड भी काफी अच्छी मिलेगी। जैसे इस पूरी रिलेटिव स्ट्रेंथ में पहली टाटा स्टील में अच्छी थी, तो पहले मूव में टाटा स्टील चला, सेकंड मूव में नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, वेदांता अच्छे चले, थर्ड मूव में वापस टाटा स्टील चलेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन कंप्लीट होने का वेट कीजिए। इवेंचुअली 220 240 और उसके ऊपर के भी टारगेट आपको मिलेंगे, बट ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए अभी सुबह जो एक मूव थी कंप्लीट हो गई, नई कुछ बनेगी तो फिर बता देंगे। ठीक है, नितेश बोस जी का सवाल है, बीएलएस इंटरनेशनल 285 के लिए हैं, शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए सर, होल्ड या सेल? बीएलएस इंटरनेशनल, सर बाउंस बैक अच्छा आया है। 262 का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था बाइंग क्लाइमेक्स का, वहीं से बाउंस बैक अच्छा आया है, और 50 डे मूविंग एवरेज पे अटका है 300 302। अगर निकाल लेता है, जिसमें उम्मीद है कि निकाल लेगा, 342 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट 342 के बाद फिर उसके बाद छोड़ देना है।
जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पूछ रहे हैं एक हमारे दर्शक की, सर प्रमोटर होल्डिंग 83% है, तो जब माल बिकने आएगा तो वो क्या और सस्ता नहीं मिलेगा? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी तो सेम है सर, लेकिन आप वहाँ सेल बोल रहे हो, यहाँ बाय बोल रहे हो। अंशुल जी जरा ये डिफरेंस बताइए। सर एग्जैक्टली इस बात पे तो मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि यहाँ पे चीजें हम मिस कर गए, बट इवेंचुअली जेएसडब्ल्यू इंफ्रा या जेएसडब्ल्यू का पुराना भी आप इतिहास देख लीजिए, जब तक स्टॉक अच्छी खासी रैली नहीं ली है तब तक प्रमोटर ने अपना माल नहीं बेचा है। तो आई बिलीव टाइम अगर पूरा हुआ और मैंडेटरली बेचना पड़ा तो किसी ना किसी एफआईआई को पकड़ के माल बेचेंगे, मतलब प्लेसमेंट करेंगे। रिटेल में तो माल बिकने नहीं आएगा, दैट आई एम 99% श्योर। मार्केट है, किसी को भी रॉन्ग प्रूव कर सकता है, बट आई एम वेरी श्योर या तो 700 रुपए पहुंचते पहुंचते माल बिकेगा या फिर कहीं ऐसा प्लेसमेंट जाएगा जहां माल इनके हाथ में ही जाए। तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है, आती भी हल्की 19-20 तो इवेंचुअली स्टॉक को ऊपर ही जाना है। दो ही कंपनी है, डियोपोली है, एक्सपोर्ट आपका इनके साथ ज्यादा अच्छा आप समझा पाएंगे। मैं मोटी मोटी भाषा में बता दे रहा हूं, अगर आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ता है तो पोर्ट के थ्रू ही बढ़ेगा, और दो ही लोग के पास पोर्ट ऑपरेट हो रहे हैं, या तो अदानी या जेएसडब्ल्यू। तो मेजोरिटी हिस्सा अदानी के पास जाएगा, बाकी बचा हुआ काम इनके पास आना है, तीसरा कोई है नहीं। बिल्कुल अंशुल भाई, और देखिए 83% है और उसको 75% पे लाने की बात भी करनी ही पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है। लेकिन जब मार्केट, देखिए इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, आप देखते हो ब्लॉक डील होती हैं बहुत सारी कंपनीज़ की, लेकिन वो किस सेंटीमेंट, किस एनवायरनमेंट में हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस समय पर बजाज हाउसिंग ने अपनी डील की थी उस समय मार्केट का जो सेंटीमेंट था और जो पूरा माहौल था ना वो बहुत नेगेटिव चल रहा था, सारे शेयर टूटते हुए जा रहे थे। अब क्या है कि अब बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो बढ़ते हुए में ना जब आप अपना स्टेक बेचना भी चाहते हो या कुछ आप कम करना चाहते हो तो एक माहौल होता है। अभी जैसे इरिडा में हुआ, इरिडा ने जब अपना QIP लेकर आए थे उस समय माहौल इरिडा के लिए ऑलरेडी या सरकारी कंपनियों के लिए ऑलरेडी वीक हो गया था, तो उस समय वो शेयर टूटते हुए जा रहा था। 165 पर उनको लाना पड़ा क्योंकि मार्केट प्राइस ऊपर चल रहा था, उससे डिस्काउंट में लेकर आए वो 165 रुपये पर। तो शेयर का हाल क्या हुआ, वो 165 तो तुरंत ही आ गया और उसके बाद क्या हुआ, वो 125-30 भी आ गया। अब वो कह रहे कि फिर हम QIP लेकर आएंगे, लेकिन अब अगर QIP वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेकर आएंगे जब तक कि शायद मार्केट और बेहतर हो जाए, शायद प्राइस और ऊपर आ जाए, तो उनको एक फेस दिखाने के लिए होगा कि हाँ हमने पुराना QIP 165 पर लेकर आए थे तो उससे नीचे हमारा दूसरा QIP नहीं आया। लेकिन अगर वो दूसरा QIP भी उसके नीचे लाते हैं ना तो थोड़ा मामला फंसता है, इसीलिए इरिडा चल भी नहीं पा रहा जब से QIP की खबर आई है। वरना आप देखो PSU शेयर्स थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा उतना तेजी से। तो जैसे ही कोई खबर का टैग, एक एनवायरनमेंट देखना पड़ता है। अभी मार्केट रिकवर होना शुरू हुआ और आप QIP की खबर ले आए, आप इसी खबर को अगर 1-2 महीने बाद लाते, शेयर रिकवर हो जाता, 155-60 आ जाता, तो शायद आपकी थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होती। तो यहाँ पर JSW इंफ्रा थोड़ा स्मार्ट है एज़ कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस सर, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ फंडामेंटली। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है इंद्र मोहन जी का, रैली गेयर पर आपका व्यू जानना चाहते हैं अंशु जी। सर देखिए, रैली गेयर या ये आपका एंजल वन चला है पीछे पीछे, बाकी काउंटर्स में भी मूव आना चाहिए था बट नहीं आया। और रैली गियर, स्पेशली रैली गियर एंटरप्राइजेस रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज के बॉटम से एटलीस्ट रेंज के टॉप की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। रेंज टॉप 272 पे है और वो निकलता है तो फिर 300 रुपए पे, तो 272 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर 300 रुपए तक ये काउंटर खिंच सकता है। और ब्रॉडर स्ट्रक्चर में 2000 सितंबर 2023 से देखें तो एक रेंज में है, उसी रेंज के लोअर एंड से अपर एंड पे आ रहा है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि रेंज का ब्रेकआउट आ जाएगा, 300 तक तो जा सकता है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, शैले इंजीनियरिंग पर 2000 रुपये के लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं सुंदरलाल चौधरी साहब ने, इस पर आपकी राय अंशुल जी? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। शैले, शैले होटल तो अभी हमने डिस्कस किया था। वो शैले इंजीनियरिंग जो है, जो S से ही शुरू होता है, SHAILY, शैले इंजीनियरिंग 2200 रुपये वाला।
इसमें सर ब्रेकडाउन 2198 के नीचे आया था, उसी को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, और ये बाइंग क्लाइमैक्स का लेवल है, ये जस्ट नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, बाइंग क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन है। इसके ऊपर हो सकता है 2-3 हफ्ते टिके जैसे डिक्सन ने किया था, उसके बाद नीचे आए। 1534 आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग है, बहुत कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस 2100 का मैंडेटरी ले लीजिए, बल्कि आपकी जगह मैं होता आई वुड हैव एग्जिटेड दिस स्टॉक। कंफर्म कर ले 10-15 हफ्ते इसके ऊपर टिक ले, कंफर्म कर ले स्ट्रेंथ बीएससी जैसे, तो फिर आपको नए ऑल टाइम हाई मिल जाएंगे। लेकिन अगर डिक्सन या ट्रेंड जैसे निकला तो वर्टिकल डाउन मूव आ जाएगी। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आई वुड हैव एग्जिटेड दिस स्टॉक, और मैं कम से कम 4 से 8 हफ्ते वेट करता। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टेनिको में क्या करना है सर? टेनिको में आईपीओ तो से, आईपी बेस हाँ जी। ब्रेकआउट हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे 517 पे आया है, 599 का टारगेट है, वो निकलता है तो 640 तक जा सकता है। तो एटलीस्ट फाइनली अब 2 दिन में मोमेंटम बना है, ये मोमेंटम 599 तक जाना चाहिए, उसके बाद फिर अगर निकलता है तो 640 तक खींचेगा। एक दर्शक हैं दीवान साहब, ये पूछे हैं अमरा राजा एनर्जी में इनके पास 820 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इसमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? वैसे टाटा स्टील पर भी पूछ रहे हैं, 180 के लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक कर लें अंशुल भाई आज? अमर राजा बैटरी एंड मोबिलिटी 50 डे मूविंग एवरेज और मेजर रेजिस्टेंस 900 896.8 का है, वहां पे आके खड़ा है, बट वीकनेस नहीं दिख रही सर। मैं आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको रखना है 889 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये बाउंस बैक एक्सटेंड किया तो 963 रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है। और टाटा स्टील में प्रॉफिट बुक कर लें? हाँ, अगर टाटा स्टील आपके पास है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ऑन द डिप्स वापस से ऐड करेंगे जब इसका मेटल का करेक्शन खत्म हो जाएगा। तो टाटा स्टील ने जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की है, अगले मेटल की रैली जो 10,600 से 17,000 तक जानी है, बम्पर पैसा देगा इसमें टाटा स्टील। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, क्रॉम्पटन पर 249 रुपए की बाइंग है, वन स्टाइल के नाम से है इनका आईडी, इसमें क्रॉम्पटन में क्या करें सब? क्रॉम्पटन में फिलहाल बाउंस बैक दिख रहा है, फिलहाल बाउंस बैक दिख रहा है, सुबह भी चेक किया था। हाँ, थोड़ा सा ऊपरी स्तर से सेलिंग आई है, वो इसलिए 20 वीक मूविंग एवरेज अटका है। तो 265 के आसपास 4-5 दिन अगर होल्ड कर लिया तो फिर ये बाउंस बैक 50 वीक मूविंग एवरेज 295 तक एक्सटेंड करेगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, टीएम सीवी पर, टीएम सीवी में क्या करें सर? टीएमसीवी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलते रहिए जब तक 448 के नीचे नहीं क्लोज कर रहा है। देखिए टीएमसीवी नीचे 324 रुपए से सवाल आ रहे हैं, और मैं कंटिन्यूअसली यही बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे रहिए। तो अभी 448 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, होल्ड करे रहिए। जेके टायर को बाय कर सकते हैं क्या? जेके टायर 599 का पहला टारगेट था, 588 का हाई बना है। एक बार के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन आ सकती है। 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट 524 पे था, 524 से 588 नॉन स्टॉप आया है। 3-4 हफ्ते की टाइटनेस मिल जाती है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, 700 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। अभी स्टॉप लॉस बड़ा है, मैं अभी नहीं बाई करूंगा। ठीक है। पीएफसी बाइंग है 380 की, स्वप्निल जी की, इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड? सर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। अगर मेरे को लेना भी होता फ्रेश तो मैं कम से कम 432 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करता। वैसे मेरे को ये काउंटर नहीं पसंद है। 430-75 अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर 328 और 200 रुपए का टारगेट, 206 रुपए का टारगेट खुलेगा। एक तो मर्जर के बाद एंटिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि पहले ही पीएसयू, दूसरा लो बीटा, तीसरा इतनी बड़ी एंटिटी कि और उसमें वेटेज बढ़ जाएगा, चलना बहुत मुश्किल रहेगा इस काउंटर का। आईआईएफएल फाइनेंस, इसको बाय कर सकते हैं क्या? जावेद साहब पूछ रहे हैं जी। आईएफएल फाइनेंस अभी तो नहीं करना चाहिए सर। ये 640 रुपए में जब टारगेट अचीव हुआ था, और रिजल्ट के दिन जब ये 22 जनवरी को एक ही दिन में 13.5% चटका था, तब से अपनी लिस्ट से बाहर है, और अभी लिस्ट से बाहर ही रहेगा जब तक क्लीनली वीकली चार्ट पे रिवर्सल नहीं कर लेता। अभी कोई रिवर्सल के सिग्नेचर नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। द बोरिंग ट्रेड्स के नाम से है आईडी, वो बोल रहे हैं कि सर जिंदल 100 205 रुपए का लिया हुआ है, इसमें क्या करें?
जिंदल 100 ब्रेकआउट दे रहा है, 195 के ऊपर टिकता है तो 240 रुपए मिलेगा। अगेन जिंदल ग्रुप कंपनी नीचे जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है 195 टिकना बहुत जरूरी है, टिकता है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टिकेगा और ये 240 तक जाएगा। इन्वेस्टमेंट कॉल है, ट्रेडिंग बेट की कोशिश मत कीजिएगा।